दोस्तों स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। और यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस, एप्पल और भी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम वन प्लस की बात करेंगे, क्योंकि वन प्लस ने हाल ही में अपना जो फ़ोन है लॉन्च किया इंडिया के अंदर, जिसका नाम है वन प्लस का 12, वन प्लस का 12R। और इन दोनों फोन्स की खास बात मेरे को लगी कि वन प्लस ऐसा लगता है कि जहाँ हमें पहले लग रहा था काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में घुसने का कोशिश कर रही है। खैर अभी भी वो प्रीमियम ही है, लेकिन आज के समय में वो काफ़ी अच्छे फ़ोन्स को यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं वन प्लस 12 को देखूँ तो लगभग 65,000 में ऑलराउंडर फोन मिलता है। अब इसके अंदर बात करें तो यार मोबाइल फोन की दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो अगर आपको बहुत ही अच्छा फोन यहाँ पे खरीदना है तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के फोन खरीदो एप्पल और सैमसंग के, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के पार हो जाती है। लेकिन 65,000 में एक काफी सॉलिड चॉइस यहाँ पर बनाता है, और देखा जाए तो काफी सारे लोग शायद वन प्लस 12 को लेना भी पसंद करेंगे। खैर इसके बाद ही बात करें तो वन प्लस का 12R एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि आपको पिछले साल के वन प्लस 11 में देखने को मिला था वो प्रोसेसर आ रहा है। बाकी पूरा का पूरा फोन मेरे को काफी सिमिलर लगा वन प्लस 11R के कंपैरिजन में। और वन प्लस 11R के बारे में खास बात ये थी कि वो पिछले साल का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन था, और 12R जो 39,999 में जिसकी कीमत ये लोग शुरू कर रहे हैं, देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस साल भी फोन बहुत ज्यादा बिकेगा। और लग रहा है कि वन प्लस इस बार काफी सारे फोन यहाँ पे बेच सकता है। अब देखने वाली बात हो कि वन प्लस से निकल के एक और कंपनी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो थी नथिंग। अब नथिंग वाले क्या यहाँ पर क्या करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि बात बताए तो वन प्लस अभी भी हल्का से ज्यादा प्रीमियम रहने वाला है, और वन प्लस का अगर आप ब्रांड नेम हटा दे तो मार्केट में दूसरे ऑप्शन बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। 2 ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला है ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हुआ iQOO 12, जो कि देखा जाए तो अगर ऑफर वगैरह सब कुछ मिला ले तो आपको 50,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। और 50,000 के अराउंड वो वाकई काफी सॉलिड फोन है। कुछ ब्लोटवेयर वगैरह उसमें अनइंस्टॉल कर दे, थोड़ा सा UI को थोड़ा क्लीन कर दे, बस उसके बाद उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। कैमरास उसके अंदर काफी सॉलिड देखने को मिल सकता है, बैटरी लाइफ अच्छी है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, ऑलराउंडर पैकेज आपको देखने को मिलेगा, और काफी अच्छा फ्लैगशिप फोन है आज के समय में। इसके साथ ही अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है तो Xiaomi 14 की एंट्री इंडिया के अंदर हो सकती है, और 60,000 रुपीज से कम में अगर Xiaomi 14 अगर आता है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि Xiaomi के साथ ब्रांड वैल्यू की यहाँ पर एक चीज है। और वही बात करें तो अंडर 40,000 में एक और फोन है जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है, और वो है iQOO Neo 9 Pro, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। और iQOO का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने यही देखा है कि जिस फोन को वो लॉन्च करते हैं ना, उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो मार्केट में मौजूद दूसरे फोन के कंपैरिजन में सबसे अच्छा होता है, और उसकी प्राइसिंग भी कम होती है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि iQOO Neo 9 Pro की कीमत 40,000 के भी नीचे हो तो बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता है। जिन लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देते हैं और वन प्लस की ब्रांड वैल्यू से तब फर्क नहीं पड़ता, तो iQOO के पीछे भी जा सकते हैं। खैर मोबाइल फोन की बात मैंने कर ली, लेकिन अब बात करूंगा एप्पल की इलेक्ट्रिक कार के बारे में। हम अक्सर रिपोर्ट सुनते रहते हैं एप्पल की कार आएगी, ये होगा, फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। उसके बाद पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एप्पल ने खत्म कर दिया। लेकिन अब फिर से सुनने में आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट दोबारा से एप्पल के अंदर जिंदा हो गया है, और अब इस टाइप की जो कार है 2028 में आ सकती है, यानी कि आज से लगभग 4 साल के बाद। हालांकि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एडवांस कार को यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा R&D, बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेकिन इस बार एक बात पता चली है कि जहां पहले एप्पल अपनी कार के अंदर लेवल 4 की सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को डाल रही थी, यानी कि एप्पल का प्लान ये था कि आपको बस गेट खोलना है, गाड़ी के अंदर बैठना है, गाड़ी खुद ब खुद यहाँ पर चलेगी, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं है। कुछ ऐसे प्लान से अब वो सेमी ऑटोमेटिक के ऊपर भाग रहा है। लेवल 2+, जिसे हम पार्शियली ऑटोमेटेड ड्राइविंग कैपेबिलिटीज कहते हैं, उसके ऊपर आएगी। और करंटली बात करें जो टेस्ला कार होती है जिसके अंदर आपको ऑटो पायलट देखने को मिलता है, वो लेवल 2 की सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है। देखा जाए तो एप्पल वाले कहीं ना कहीं टेस्ला जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको एडवांस चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कि जब एप्पल अगर कार बनाएगा तो उसकी आखिर कीमत यहाँ पर क्या रहती है। लेकिन वहीं बात करें तो टेस्ला की कहानी बिल्कुल अलग है। टेस्ला जैसी कंपनी आज के समय में उसने प्रीमियम में बहुत कारें निकाली है, चलो इंडिया में आती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन साइबर ट्रक वगैरह भी उसने निकाल दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर और अफोर्डेबल कार्स को उसका निकालने का प्लान है, और ये कार्स होंगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहां पे इलेक्ट्रिक कार्स अभी भी अफोर्डेबल नहीं है। तो सीधी बात है कि टेस्ला ने एक महंगी टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। अब उस टेक्नोलॉजी की कीमत कम करके उसे मास मार्केट कैसे लेकर आया जा सकता है, यार यहाँ पे टेस्ला वाले काम कर रहे हैं।
तो काफी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है और देखने वाली बात हो कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है बहुत ही एडवांस वाली, वो आपको कब देखने को मिलेंगी। हालांकि देखा तो आज के समय में अगर आपको इलेक्ट्रिक कार अगर इंडिया में खरीदनी है तो 10 लाख के अराउंड देखने को मिल सकती है इजिली। टाटा ने हाल ही में अपनी पंच ईवी निकाली है, लेकिन हाँ फिर भी इलेक्ट्रिक कार सब धीरे धीरे मार्केट में मेन स्ट्रीम हो रही है। लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल कार को छोड़ के लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर मूव करें, ये अभी कन्वर्शन थोड़ा सा यहाँ पर कम है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा ओप्पो और नोकिया के बारे में। देखो नोकिया और ओप्पो के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके कारण ओप्पो कुछ कंट्रीज के अंदर अपने स्मार्टफोन नहीं बेच पा रहा था। देखो सिंपल सी बात ये थी, ये जो नोकिया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली में टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को हैंडल करती है। और जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस होता है इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा R&D और बहुत ज्यादा पेटेंट करे। और ओप्पो के डिवाइसेस के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, खास तौर पे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती है जैसे 5G। अब इसकी जो रॉयल्टी फीस थी ये नोकिया को मिल नहीं रही थी, लेकिन ओप्पो और नोकिया अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट पर आ गए और दोनों ने डिसाइड किया कि अब जो टेक्नोलॉजी होगी वो हम यहाँ पे लाइसेंस करेंगे नोकिया से। और नोकिया कंपनी भी ऐसी है कि चलो यार मोबाइल फोन वाले मार्केट में तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीकम्युनिकेशन वाले मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाय द वे क्या मैंने आपको बताया कि जो नोकिया है ये आज के समय में 6G को भी यहाँ पे बना रही है। मतलब इंडिया में भी इन्होंने 6G का एक डेमो यहाँ पर दिखाया था और कहा था कि इसे 5 से 7 साल लगेंगे मेन स्ट्रीम यहाँ पर जाने में। है ना काफी कमाल की बात ये। और इसी के साथ ही वापस बात करें एप्पल की यहाँ पे, तो यार एप्पल का जो विजन प्रो है उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही कि उसके प्री ऑर्डर्स हुए होंगे यूएसए के अंदर तो 1,80,000 के अराउंड है। ये रिपोर्ट काफी फेमस एप्पल एनालिस्ट मिंग ची को ने निकाली है और उनका कहना है कि एप्पल को उम्मीद से काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है और इस हिसाब से 1.5 मिलियन 1 मिलियन या 2 मिलियन भी यहाँ पे यूनिट सेल कर सकता है एप्पल, जो कि बहुत बड़ी चीज है। आमतौर पे देखा तो विजन प्रो बहुत ही ज्यादा नीश प्रोडक्ट है। अब नीश का मतलब ये कि आखिर कितने लोग होंगे जो एक विजन प्रो एक हेडसेट 24 घंटे अपने चेहरे के ऊपर पहन के घूमेंगे, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कम होगा। और ऊपर से जो प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा इवन कंपेयर टू यूएस। ऐसा एक लग रहा है कि इनिशियली एप्पल के ब्रांड नेम को देख के लोगों ने लिया, एप्पल ने एक नई टेक्नोलॉजी लाया वो लिया है और एप्पल पूरी तरीके से विजन प्रो को आगे पुश करने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है क्या वाकई में एक फ्यूचर हमारे फेस के ऊपर होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जो फ्यूचर होगा पर्सनल होगा, हमारे डिवाइसेस के साथ होगा और ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक बड़ा सा हेडसेट पहन के घूम रहे हैं। ये शायद चीज आपको देखने को ना मिले। मेरे को शायद ये लगता है कि जो AI हार्डवेयर की टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप होगी। अभी का जो पूरा 6 साल बाकी इस डेकेड के, अगर उस डेकेड को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरे को ये लगता है कि इस पूरे डेकेड के अंदर AI हार्डवेयर बहुत ज्यादा काम करने वाला है। मतलब एक इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेवलप होती रहेंगी। यहाँ पे काफी सारी जो कंपनीज है वो अपने हार्डवेयर को लेकर आएंगी। रैबिट R1 एक काफी अच्छा एग्जांपल है। इस टाइप की टेक्नोलॉजीज मोबाइल फोन में इंटीग्रेट होगी और वहां से हम लोग एक आगे बढ़ेंगे और ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होगा। इंडिया में भी हम लोग इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन देख रहे हैं आज के समय में। 2 व्हीलर्स बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुके हैं और धीरे धीरे कुछ ही सालों के अंदर ये जो पेट्रोल 2 व्हीलर होते हैं उनकी सेल्स को सरपास कर जाएंगे। खास तौर पे जो एंट्री लेवल आपकी गाड़ी आती है खास उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में शायद 4 व्हीलर्स में आने में टाइम लगे और ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा। ये बहुत तेजी से आएगी और एकदम से हमारे सभी डिवाइसेस के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी। 2024 में इसके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। विंडोज 12 के बारे में बात करी गई है। इसके साथ ही अपकमिंग एंड्रॉइड 15, iOS 18, इसके अंदर भी एप्पल एप्पल GPT को बनाने में लगा हुआ है और ऐसे ही बीच बीच में आपको ह्यूमेन, आपको रैबिट जैसी कंपनीज भी देखने को मिलती रहेंगी। काफी इंटरेस्टिंग चीज। और हम एक ऐसे एरा पे मूव ऑन कर रहे हैं जहां पे शायद हम कभी मेगापिक्सल्स की बात ना करें, जहां पे हम शायद कभी मोबाइल फोन में प्रोसेसर्स की बात ना करें। हम शायद बात करें कि AI का ये जो काम है वो कैसे कर सकता है और कैसे हमारी जिंदगी को और आसान बना सकता है। ये है यहाँ पे सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर की। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये चीज यहाँ पर कैसी लगी। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।